जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है पंकज फौजदार और आप अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में पीएफ स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ में। ये क्लास हमारी सीटेट 2023 को देखते हुए बनाई गई है, जिसमें कि आपका जो एग्जाम है अगस्त में 16 अगस्त को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की, सीडीपी की, बाल विकास की क्लास रहने वाली है। साथ ही साथ ये क्लास आपकी वीपीएससी, यूपीटेट, DSSB, केबीएस और रीट, आरटेट जैसे एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट अटेम्प्ट में 130 प्लस स्कोर कैसे करें, और स्कोर करने के लिए सीडीपी में मतलब आपके 30 में से 30 नंबर लाने के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना देरी किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और साथ ही हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन पाते रहें। क्लास को लाइक जरूर करें भावी सरकारी अध्यापकों। तो चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, जो आपसे कहता है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका जो साइकोलॉजी की नींव जो बोली जाती है उससे लिया गया है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। इंग्लिश भाषा से, रशियन भाषा से, लैटिन भाषा से या फिर आपकी स्पेनिश भाषा से। कौन सी भाषा से मानी जाती है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा से मानी जाती है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। इस क्वेश्चन को स्टार बना करके छापना भावी सरकारी अध्यापकों, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आपका जो साइकोलॉजी का जो बेस है वहां से ये शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका भावी सरकारी अध्यापकों, लैटिन भाषा से मानी जाती है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है। बालकों की मानसिक आवश्यकता का पता लगाने में, शिक्षण की विधियों के चयन करने में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में या फिर पशुओं के प्रयोग करने में। अब देखो किस में उपयोगी नहीं है, हमसे नहीं पूछा गया है। देखो बालकों का मानसिक अवस्था का पता लगाने में तो बिल्कुल उपयोगी होता है, शिक्षण की विधियों में उपयोगी होता है, छात्रों को अभिप्रेरित करने में उपयोगी होता है, लेकिन पशुओं के प्रयोग करने में ये जो मनोविज्ञान यहाँ पर उपयोगी नहीं होता है। हालांकि पशुओं पर प्रयोग कुत्ते पर, बिल्ली पर, चिंपैंजी पर किए गए, लेकिन हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वही होगा भावी सरकारी अध्यापकों, जो आपसे कहता है कि पशुओं के प्रयोग करने में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है। याद रखना ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस प्रश्न को भावी सरकारी अध्यापकों को स्टार बनाना, बहुत ज्यादा बेहतरीन और अच्छा प्रश्न है ये। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसका है। वुडवर्थ का है, जेम्स ड्रेबर का है, वॉटसन का है या फिर स्किनर का है। देखो व्यवहारवादी व्यवहार के बारे में सबसे ज्यादा जो आपको जो कथन मिलेंगे वो मिलेंगे वॉटसन के। किसके मिलेंगे, वॉटसन के मिलेंगे। और ये कथन भी वॉटसन का ही है कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक शुद्ध विज्ञान है। व्यवहारवादी कौन है, वॉटसन है। और वॉटसन महोदय का ही ये स्टेटमेंट है कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक शुद्ध विज्ञान है। इस प्रश्नों को भावी सरकारी अध्यापकों स्क्रीनशॉट लेकर के सितारा बिंदु बना करके छाप लेना अपनी नोटबुक में, स्कीमा में, मन में, मस्तिष्क में छाप लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। वाटसन महोदय का ये स्टेटमेंट है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। आगे चले तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि लैटिन शब्द, लैटिन भाषा का शब्द कौन सा था, साइकोलॉजी था। और वही शब्द है साइको से बना है, जो मतलब साइको का अर्थ आपको बताना है। लैटिन शब्द जो साइको है उसका अर्थ क्या होता है, मूल रूप से जो उसका अर्थ क्या माना गया है, मन माना गया है, चेतना माना गया है, व्यवहार माना गया है या फिर आत्मा माना गया है। क्या माना गया है, आत्मा, व्यवहार, चेतना या मन। लैटिन भाषा का जो शब्द है साइको, उसका अर्थ क्या माना गया है, इसको भी स्टार लगाना भावी सरकारी अध्यापकों। उसका अर्थ माना गया है आत्मा। क्या माना गया है, आत्मा होता है। लैटिन भाषा का जो शब्द होता है साइको या साइकी बोले, उसका जो अर्थ माना गया है वो है आत्मा। याद रखना ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वही हमारा सही आंसर होगा। अब कोई व्यवहार मत लगा देना। मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा वॉटसन महोदय का स्टेटमेंट है, लेकिन जो साइको शब्द है उसका अर्थ होता है आत्मा, ना कि व्यवहार। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, पहले आत्मा का अध्ययन माना जाता था, फिर मन का, चेतना का, अब व्यवहार का अध्ययन माना जाता है साइकोलॉजी का। लेकिन इस चीज को याद रखना कि साइको शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आत्मा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है। वर्तमान समय में अगर माना जाए तो साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर आत्मा का विज्ञान। इसको भी स्टार लगाना। एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है, इसके लिए भी आगे आएगा शायद वो। देखो पहले माना जाता था मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, लेकिन वर्तमान में नहीं माना जाता। फिर माना जाता था चेतना का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान माना जाने लगा, मस्तिष्क का विज्ञान नहीं मानते थे इसको कभी। लेकिन वर्तमान में माना जाता है, जब से व्यवहारवादियों ने इस पे मनोविज्ञान पे बहुत ज्यादा काम किए हैं, तो तब से क्या है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा है।
स्पेशली अगर अपन बात करें तो वाटसन महोदय का इसमें क्या है, बहुत ज्यादा रोल है। वाटसन महोदय का क्या है, इसमें बहुत ज्यादा रोल है। व्यवहार का विज्ञान माना जाता है किसको, मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है, व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और आपसे पूछ ले व्यवहार का विज्ञान सिद्ध करने में कौन से मनोविज्ञान का हाथ है इसमें, तो याद रखना किसका है, वाटसन महोदय का सबसे पहले नाम आता है इसमें। ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, यह दावा किसका है। मतलब तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे पायलट, चोर, लुटेरा, डकैत, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूं उसको। ये कथन मैक्ड्यूगल का है, कोहलर का है, वाटसन का है, पावलोव का है, किसका स्टेटमेंट है ये। स्टार लगाना है इस प्रश्न को भाभी सरकारी आपको। ये स्टेटमेंट देने वाली भी कौन है, हमारे वाटसन महोदय। कौन है, हमारे वाटसन महोदय हैं, जो एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े व्यवहारवादी हैं, बहुत अच्छे और बहुत बड़े एक व्यवहारवादी हैं, उनका ये दावा है। और कई बार ये प्रश्न जो है पेपर में एज इट इज छप चुका है भाभी सरकारी अध्यापक को, याद रखना। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। मतलब चोर, डकैत, लुटेरा, इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, टीचर कुछ भी बना सकता हूं। ये दावा किसका है, वाटसन महोदय का है। आगे चलें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है। निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में या फिर प्रेरित करने में कौन सी जो है मूल प्रवृत्ति काम में ली जा सकती है। आत्मरक्षा है, जिज्ञासा है, पुत्रेषणा है या फिर पलायन है। कौन सी काम में ली जा सकती है। मतलब हमको अगर किसी को अभिप्रेरित करना है, किसी को मोटिवेशन देना है, किसी को मोटिवेट करना है, तो हम कौन सी युक्ति को काम में ले सकते हैं। देखो जहां बात की जाएगी आत्मरक्षा की, इससे कोई प्रेरित नहीं होगा। पुत्रेषणा मतलब पुत्र की प्राप्ति की इच्छा जो होती है, उससे भी कोई जो है प्रेरित नहीं होगा। किसके लिए, सीखने के लिए। पलायन, पलायन किसके कारण होता है, पलायन होता है किसके कारण, भय के कारण। किसके कारण होता है, भय के कारण होता है पलायन। मतलब हमको अगर डर लगेगा किसी चीज से तो हम वहां से क्या करेंगे, भाग जाएंगे। तो इससे भी क्या है, सीखने के लिए क्या है, इच्छा नहीं जगेगी। लेकिन जो जिज्ञासा होगी, अगर हम किसी बच्चे में जिज्ञासा जागृत कर देंगे, अगर हम किसी बच्चे में जिज्ञासा को जागृत कर देंगे तो बच्चा सीखने के लिए ऑटोमेटिकली क्या है, मोटिवेटेड हो जाएगा, अभिप्रेरित हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय कौन सा है। मतलब वर्तमान समय में अगर बात की जाए मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान किसके अध्ययन पर जोर दे रहा है। मतलब किसका अध्ययन कर रहा है मनोविज्ञान। चेतना का अध्ययन कर रहा है, मस्तिष्क का अध्ययन कर रहा है, आत्मा का अध्ययन कर रहा है या फिर मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। किसका विज्ञान माना गया है, व्यवहार का विज्ञान माना गया है। और ये किसका अध्ययन कर रहा है, मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। आपको एक बता दूं, एक संगीत मनोविज्ञान के नाम से एक नई शाखा और है जो वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है, साइकोलॉजी की। जो मेंटली डिप्रेशन में जो इंसान होता है ना, उसके लिए सॉन्ग्स के माध्यम से है ना, उसके डिप्रेशन को कम करने की या फिर खत्म करने की जो कोशिश की जा रही है, जिसका कि एक प्रूफ के तौर पर एक क्या है, प्रूफ करना बस वो बाकी रह गया। बाकी उसको बहुत जोरों शोरों के साथ में क्या है, अपनाया जा रहा है लोगों पर। और उसके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं जो किए जा चुके हैं। अपने इंडिया में भी उसका क्या है, किया जा चुका है। जो प्रैक्टिकल है उसके कि सॉन्ग्स के माध्यम से ना लोगों का जो डिप्रेशन है उसको कम करने के लिए। यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मानव व्यवहार। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है, मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो 3 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आपके सामने प्रश्न संख्या है 9 कि एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह आधार कौन सा है। जो उसकी प्रशंसा करता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। मतलब जो टीचर की प्रशंसा करे उस बच्चे की प्रशंसा करो, या फिर जो उससे प्रश्न पूछता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, या फिर जो सदा आज्ञा का पालन करता है, मतलब हमेशा उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। टीचर ने बोला कुर्सी लेके आओ तो कुर्सी लेके आ रहा है, चौक लेके आओ तो चौक लेके आ रहा है, हमेशा उसकी आज्ञा का पालन कर रहा है। जो शांतिपूर्वक सुनता है, जो एक शांतिपूर्वक तरीके से मतलब क्लास में आ गया और चुपचाप बैठा है और टीचर जो बोल रहा है उसको सुन रहा है, तो इस तरीके से अगर बिहेव कर रहा है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो किसकी प्रशंसा करनी चाहिए टीचर को। देखो जो उसकी प्रशंसा कर रहा है तो ये तो सेल्फिश टाइप हो जाएगा भाई, हम तेरे लिए तुम हमारे लिए, ऐसा हो जाएगा, ये भी गलत होगा। जो उसकी सदा आज्ञा का पालन कर रहा है, आज्ञा का पालन कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो प्रशंसा के योग्य है। याद रखना
जो शांतिपूर्वक सुनता है, जो मतलब क्लास में बैठ के चुपचाप बैठा है, एकदम मतलब निष्क्रिय बच्चा है, अनएक्टिव बच्चा है, बिल्कुल एक्टिव है ही नहीं, चुपचाप आता है चुपचाप चला जाता है, ऐसे बच्चे की प्रशंसा नहीं करनी। जो उससे प्रश्न पूछता है, जो उसके टॉपिक पर है ना, लगभग 10-15 क्वेश्चन टीचर के सामने रख देता है, गुरुजी ये बताओ, गुरुजी ये बताओ, गुरुजी ये बताओ। मतलब बच्चा क्रिएटिव है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा दिमाग खोल करके टीचर की बात को सुन रहा है, समझ रहा है, तब जाकर के टीचर से क्वेश्चन कर रहा है। इसका मतलब ये होगा जो उससे प्रश्न पूछता है उस बच्चे की हमको क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। यहाँ आपका जो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस शिक्षाविद ने पाठ्य योजना के पद सुझाए? मतलब जो लेसन प्लान के जो पद हैं, जो उसके वो स्टेप होते हैं, वो किसने सुझाए या फिर किसने बताए? हर्बर्ट ने बताए, सिम्पसन ने बताए, ब्लूम ने बताए या फिर इबी हरलॉग ने बताए? देखो ये तो आपको पता है, हरलॉग जो मैडम थी उन्होंने तो ये बताया नहीं है, या तो ये बताए सिम्पसन ने या ब्लूम ने या हर्बर्ट ने। अब इनमें से आप सिम्पसन को भी हटा दो, आपके सामने दो बच रहे हैं ऑप्शन, एक तो ब्लूम, बीएस ब्लूम, और एक आपके सामने बच रहे हैं हर्बर्ट। तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, हर्बर्ट ने दी थी पंचपदी, जिसने 5 पद बताए थे पाठ्य योजना के। कितने बताए थे? 5 पद बताए थे, जिन्होंने किसके? पाठ्य योजना के, भावी सरकारी अध्यापक को याद रखना। तो पाठ्य योजना के पद सुझाने वाले कौन है? जे एफ हर्बर्ट है, हर्बर्ट की पंचपदी जिसको बोला जाता है। आपका ऑप्शन नंबर जो 1 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है? बाल विकास की दृष्टि से मतलब बच्चे का विकास, उसकी दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण होता है? भोजन एवं उसका पोषण, प्रेम और देखभाल, वंशानुक्रम और शिक्षा, वंशानुक्रम और वातावरण। अब यहाँ पर देखो, आपको एक भी जो ऑप्शन है वो नेगेटिव नहीं मिलेगा, एक भी ऑप्शन जो आपको है नेगेटिव नहीं मिलेगा। देखो भोजन का भी बच्चे के विकास में रोल होता है और उसके पालन पोषण का भी रोल होता है। बच्चे के जीवन में प्रेम का भी रोल होता है, क्योंकि व्यवहारिक उसका जो विकास होता है उसमें प्रेम और उसकी देखभाल निर्भर होती है। अब यहाँ पर बच्चे में वंशानुक्रम का भी जो प्रभाव देखने को मिलता है हमको बच्चे के विकास में। बच्चे की जो वृद्धि होती है उसमें वंशानुक्रम का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और उसके विकास में शिक्षा का देखने मिलता है। वातावरण और जो उसका वंशानुक्रम है, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। अब आप सोचोगे इनमें जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या मिलेगा हमको, अब आप यही सोचोगे। ऐसी स्थिति में देखना भाभी सर कह दिया आपको, जो सबसे अच्छा हो, जो सबसे उचित हो, जो सबसे बड़ा हो, उसको हमको चुनाव करना होगा। देखो जहां बात की जाए वंशानुक्रम की, तो वंशानुक्रम में हमारे सामने सारी चीजें आ जाती हैं जो बच्चे की हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। और जहां अगर बात की जाए हम वातावरण की, वातावरण में हमारे भोजन, पोषण, प्रेम, देखभाल और उसकी शिक्षा, ये सारी चीजें शामिल हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा सही और सटीक आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो 2, जो बात कर रहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण का सबसे ज्यादा रोल होता है बच्चे के विकास में। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो 2 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण की विधि कौन सी है? मतलब बच्चे में अगर सोसाइटी के सामाजिक विकास के अगर हमको गुण विकास विकसित करने बच्चे में, तो कौन सी शिक्षण विधि का हमको काम में लेना चाहिए? समस्या समाधान विधि का, या फिर प्रायोजना विधि का, या फिर सामाजिक अभिव्यक्ति विधि का, या फिर व्याख्यान विधि का? देखो व्याख्यान विधि की अगर बात की जाए ना, तो इसको एक व्यास विधि के नाम से भी बोला जाता है। और इसमें क्या है, बच्चे जो होते हैं एकदम मूक बन करके, एकदम गूंगे बन करके चुपचाप बैठे रहते हैं। टीचर जो अपना होता है वो एक लेक्चर देता रहता है, लेक्चर देके चला जाता है, बच्चों से उसको कोई मतलब नहीं होता। अपना आया, अपना लेसन प्लान जो किया था उसने वो खत्म किया। ये ज्यादातर चलती है अपनी 10th लेवल से बड़ी 11th 12th क्लास में, या फिर कॉलेज लेवल पर है जो बहुत ज्यादा चलती है। एक टीचर आए, गुरुजी अपना लेक्चर दिए और चले गए। प्रायोजना विधि की बात की जाए तो उसमें सामाजिकता वाली कोई बात नहीं होती। समस्या समाधान विधि की अगर बात की जाए, समस्या का चुनाव करो, समस्या को अच्छी तरीके से परखो, उस पर विचार मंथन करो, योजना बनाओ, समस्या के समाधान करो, फिर उसमें क्या बाद में मूल्यांकन करो, ऐसा करके चलता है। इसमें भी क्या है, सामाजिकता वाली कोई बात नहीं होती। यह हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। कौन सी? सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, जिसमें कि बच्चा सामाजिकता से रिलेटेड जो गुण होते हैं उनको विकसित करता है, पुष्पित पल्लवित करता है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि में। आपका जो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किंडरगार्टन विधि के बहुत से गुण है, परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? मतलब किंडरगार्टन विधि जो होती है, जिसको बोला जाता है बालोदान विधि बोला जाता है,
उसमें बहुत सारे गुण हैं, गुणों की भरमार है उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण आप किसको मानते हो? निरीक्षण के द्वारा बच्चे सीखते हैं, इसको मानते हो? एक प्रायोजना के द्वारा बच्चे सीखते हैं, इसको मानते हो? समीपता द्वारा सीखते हैं, इसको मानते हो? या फिर खेल एवं करके सीखते हैं बच्चे? देखो, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव और खेल खेल में सीखेगा। ये भी एक खेल विधि है, किंडरगार्टन विधि है, इसको किसमें शामिल किया जाता है? खेल विधि में शामिल किया जाता है। याद रखना भाभी सरकारी अध्यापक को कौन सी विधि में? खेल विधि में शामिल किया जाता है। ये खेल विधि है, एक किंडरगार्टन विधि खेल विधि में आती है। और बच्चा इसमें करके सीखता है। कैसे सीखता है? करके सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग होता है, ये बच्चा करके सीखता है इसमें, इसलिए ये क्या है, इसको सबसे ज्यादा अच्छा गुण इसको माना जाएगा। समीपता के द्वारा सीखता है, बिल्कुल मान लेंगे, सही बात है। प्रायोजना के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा सीखता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होती है, बच्चा खेल के माध्यम से किससे सीखता है? और करके सीखता है। जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो ज्ञान स्थायी होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि बच्चा रट के सीख रहा है, ऐसा कुछ है, बिल्कुल नहीं है। बच्चा खेल खेल में सीख रहा है और करके सीख रहा है। करके सीखेगा, खेल खेल के माध्यम से सीखेगा, बच्चे में ज्ञान का जो है स्थायीकरण होगा। सीखी हुई चीज है जो ज्यादा दिन तक उसमें ठहर सकेगी। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए, मतलब हमको संवेगात्मक विकास करना है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? वह शिष्य के माता पिता का स्थान हड़पने की कोशिश ना करे, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम व स्नेह विकसित करे, वह अपने शिष्य की शरारत के प्रति प्रेम का रवैया अपनाए। किसके प्रति? शरारत के प्रति। अपने कुछ चुनिंदा शिष्यों के प्रति पक्षपातपूर्ण रहें या फिर करें। देखो यहाँ पर देखो, शरारत के प्रति कैसा प्रेम का रवैया अपनाना, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। अगर बच्चा क्या है, शरारत कर रहा है, ज्यादा उदम कर रहा है, तो उस जगह पर क्या है, डांटना भी चाहिए। डांटना भी चाहिए, जिससे क्या है, जो बच्चा है उसकी शरारत में कमियां है और बच्चे का जो है ज्यादा कुछ ऐसा होता है कि अगर बच्चा कोई उद्यम भी कर रहा है, बगल वाले बच्चे में क्या है, थप्पड़ भी लगा दिया तो टीचर हंस रहा है, देखो कैसे थप्पड़ लगा दिया, वो गलत होता है। बच्चे में क्या है, उसमें नेगेटिव प्रभाव जाते हैं और बच्चा क्या है, उद्यम में ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है। फिर पक्षपातपूर्ण व्यवहार हमारा होगा नहीं और ऐसी कोशिश नहीं करेंगे हम उसके माता पिता का जो स्थान ले ले। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर जो 2 है, जो आपसे कहता है कि वह अपने शिष्य के प्रति स्नेह विकसित करेंगे। क्या विकसित करेंगे? स्नेह विकसित करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? यहाँ देख, ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है कि शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीके के बारे में नहीं बताता है। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास की विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यता तथा सीमाओं से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्रियाएं केवल, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा कक्ष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के नियमों एवं सिद्धांतों को स्थापित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के नियमों एवं सिद्धांतों को स्थापित करता है, ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम के नियम, अधिगम के सिद्धांत, बिल्कुल हमारे साइकोलॉजी में, हमारे मनोविज्ञान में आपने बहुत सारे देखे हैं। अगला आपके सामने है शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा कक्ष की परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, केवल क्लासरूम तक ही क्या है, मनोविज्ञान सीमित नहीं है, उसके परे भी है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के विकास के विभिन्न स्तरों पर हमको उसकी योग्यताएं और सीमाओं से परिचित कराता है। ये बात हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। हमारा गलत क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो 1 है, जो आपसे कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीके के बारे में नहीं बताता है। ऑप्शन नंबर जो 15 में ऑप्शन नंबर जो 1 होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 16 है आपके सामने 22 सरकारी अध्यापकों, जो आपसे कहता है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। ये कथन किसका है? यह कथन किसका है? विवेकानंद का है, स्किनर का है, पेस्टोलॉजी का, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का है? किसका ये स्टेटमेंट है भावी सरकारी अध्यापकों? और स्टेटमेंट को आप स्टार बना करके, सितारा बिंदु बना करके छाप लेना अपने मन में, मस्तिष्क में, स्कीमा में, कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है। ये स्टेटमेंट देने वाले ना तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ना ही स्किनर महोदय हैं, ना ही पेस्टालोजी है। ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का। किसका है ये स्टेटमेंट? स्वामी विवेकानंद जी का है। याद रखना भावी सर कहते हैं आपको, आपका ऑप्शन नंबर जो 1 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है, जो आपसे कहता है कि परीक्षा के स्थान पर, किसके स्थान पर? परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए
अधिक उपयुक्त है क्योंकि, अब देखो ये आपसे क्या कह रहा है कि परीक्षा जो हम लेते हैं उसकी जगह पर जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है वो गुणवत्तामूलक, कौन सी, गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होता है। गुणवत्ता मतलब उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। इसमें जो कारण आपको बताना है क्यों क्यों ऐसा होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है इसलिए होता है। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है इसलिए होता है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है इसलिए होता है, या फिर उपयुक्त सभी। देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्या है, मूल्यांकन किया जाता है, ये बात इसमें बिल्कुल सही हो जाएगी। सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ये बात भी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्षेत्रों सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का जो है मूल्यांकन होता है इसलिए किया जाता है। इसमें कुल मिलाकर के आपके जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है वो लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? निःशक्त बच्चों पर लागू नहीं होता है, मतलब किस पर वो लागू नहीं होता है वो आपको बताना है। आया हुआ प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है भावी सरकारी अध्यापकों। निःशक्त बच्चों पर ये लागू नहीं होता है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू नहीं होता है। 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं होता है। बच्चों की नियमित उपस्थिति पर लागू नहीं होता है। देखो जो है आपका आरटीई 2009 है, इसमें बात की गई है केवल 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना उनकी बात की गई है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना उनकी बात की गई है। उनमें ये बात नहीं की गई है कि जो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनका क्या करना है, वो बच्चे कहां पर जाकर के पढ़ेंगे, इसकी बात उसमें नहीं की गई है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलो तो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मैडम मारिया मोंटेसरी को, हेनरी कोलवेक कुक को, फेडरिक फ्रोवेल को, या फिर सुकरात को। हमारी विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि को सबसे पुरानी विधि माना जाता है। कौन सी विधि? सबसे पुरानी विधि। याद रखना भाभी सर कह दिया आपको, सबसे पुरानी विधि है। और इसके साथ में आपको बता दूं प्रश्नोत्तर विधि कौन किसकी विधि है? रचनात्मक शिक्षण की विधि है। किसकी? रचनात्मक शिक्षण की विधि है। ये रचनात्मक शिक्षण की विधि है और सबसे पुरानी विधि है। और इसके जनक के कौन है आपको पता होना चाहिए, सुकरात की है। किसकी विधि है? सुकरात की विधि है। सुकरात इसके जनक है। भाभी सरकारी अध्यापक ऑप्शन नंबर जो 4 होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है? कौन सा जो है शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना, ये शिक्षण सूत्र नहीं होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना, ये नहीं होता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये नहीं होता है। या फिर पूर्ण से अंश की ओर नहीं होता है। अब यहाँ बात की जाए सही आंसर की तो देखो पूर्ण से अंश की ओर, ये कौन से हमारे गेस्टाल्टवादी से बताते हैं। कौन बताते हैं? हमारे गेस्टाल्टवादी बताते हैं, जो पूर्ण आकार पर भरोसा करते हैं। किस पर? पूर्ण आकार पर भरोसा करते हैं। मतलब आपको बताते हैं जो एक कोई भी ज्ञान है वो एज ए होल होता है, एज अ होल होता है। पूर्ण से अंश की ओर जो चलते हैं भाभी सर के अध्यापकों। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ये भी हमारा एक शिक्षण सूत्र होता है, हमसे नहीं पूछा गया था। और ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, बिल्कुल हमारे आगमन निगमन अगर विधि पढ़ी हो तो उनमें ऐसा होता है। यहाँ पर अज्ञात से ज्ञात की ओर ऐसा कोई शिक्षण सूत्र नहीं होता है। यहाँ तो आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 2 होगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो प्रश्न संख्या 21 आपके सामने, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। चिंतन उद्देश्य नहीं है, भावात्मक उद्देश्य नहीं है, ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, क्रियात्मक उद्देश्य नहीं है। देखो ज्ञान भाव और क्रिया, ज्ञान भाव और क्रिया, ये तीनों के तीनों तो हमारे शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, लेकिन चिंतन के उद्देश्य नहीं होते। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाभी सर के अध्यापकों। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 22 नंबर प्रश्न, जो आपसे कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? शिक्षार्थी है, सीखने की प्रक्रिया है, अध्यापक है, या फिर उपयुक्त सभी है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? देखो मुख्य तत्वों में अगर बात की जाए शिक्षार्थी भी शामिल होते हैं, छात्र भी शामिल होते हैं, उनके बीच में जो होने वाली अंतर क्रिया होती है वो भी शामिल होती है, और अध्यापक भी शामिल होता है। तो ये सब के सब जो है शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्वों में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिमाणित किया गया था? सबसे पहले किसका अध्ययन किया था?
मन का, आत्मा का, चेतना का या फिर व्यवहार का? अब ये प्रश्न आ गया ना आपके सामने। मैंने आपसे कहा था भावी सर का एग्जाम को प्रश्न बहुत शानदार और अच्छे प्रश्न हैं। देखो प्रश्न आपसे कह रहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययन करने के विषय के रूप में माना गया था? प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है और मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो मनोविज्ञान को परिभाषित किया गया था कि ये आत्मा का विज्ञान है, फिर परिभाषित किया गया था ये चेतना का विज्ञान है, ये मन का विज्ञान है। वर्तमान में जो मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं वो एक क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। भाभी सर कह दिया, आपको याद रखना वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है और सबसे पहले किसका विज्ञान था? सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था। याद रखना ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अगर बात की जाती है तो व्यवहार का विज्ञान के रूप में हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 24 है, जो आपसे कहता है कि मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी होता है, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी होता है कहां पर होता है? शिक्षा के लिए, अभिभावक के लिए, विद्यालय प्रशासक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। देखो मनोविज्ञान का ज्ञान हमको होना चाहिए और ये किसके लिए उपयोगी होता है? देखो शिक्षा के लिए, मतलब हमको शिक्षा करानी है अगर बच्चे को तो उसके लिए भी उपयोगी होता है, अभिभावकों के लिए भी उपयोगी होता है और विद्यालय प्रशासन के लिए तो होता ही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो भाभी सर कह रही थी आपको आज की क्लास में हमने 24 प्रश्न हल किए। भाभी सर कह रही थी आपको और लगभग हमको 25 मिनट लगे इस क्लास को खत्म करने में। 25 मिनट में 25-26 मिनट में हमने क्या है 24 क्वेश्चन कवर किए। भाभी सर कह रही थी आपको अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल हमारी क्लास को जरूर 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 लाइक करें और साथ में इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए, आंसर सहित इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर जाकर के विजिट करें। इस क्लास के विद आंसर आपको क्या है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। भाभी सर कह दिया आपको जिसका नाम है पीएफ स्टडी। जरूर जाकर के हमारे इस टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़े। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, क्लास को अपने मित्रों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में साझा किए बिना मत रहना। भाभी से कह दिया आपको जरूर अपनी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में साझा जरूर करें। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।